एडजी पर आपका स्वागत है, जहां हम क्लास 11 फिजिक्स को समझकर पढ़ते हैं, सिर्फ याद नहीं करते। आज हम सीबीएसई क्लास 11 के चैप्टर मोशन आई एन ए प्लेन पर बात करेंगे। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है स्वाति। नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन तुम इसे पैसिवली भी सुन सकते हो। आज हम वेक्टर्स, कंपोनेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स सब कामली रिवाइज करेंगे। हाँ, और हमारा तरीका सिंपल रहेगा। हम हर आइडिया पर 1 सेकंड रुककर सोचेंगे, फिर फॉर्मूला को मीनिंग से जोड़ेंगे। अगर नोटबुक है, तो जहां भी मैं कहूँ वहां छोटा डायग्राम बना लेना। और अगर तुम ट्रैवल करते हुए सुन रहे हो, तो बस मन में आंसर प्रिडिक्ट करना। आज का गोल है कि चैप्टर खत्म होने तक तुम्हें लगे मोशन इन अ प्लेन एक्चुअली टू सिंपलर मोशंस का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले लर्निंग मैप। चैप्टर शुरू होता है स्केलर्स और वेक्टर्स से, फिर पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना, ग्राफिकल एडिशन और सब्ट्रैक्शन आते हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स और एनालिटिकल एडिशन है। फिर पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन अ प्लेन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और अंत में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी शुरुआत लैंग्वेज ऑफ वेक्टर्स से होती है और एप्लीकेशन मोशन तक पहुंचती है। एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन भी देखो। स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन बताने के लिए प्लस और माइनस साइंस काफी थे, क्योंकि केवल 2 डायरेक्शंस थी। लेकिन प्लेन में ऑब्जेक्ट कई डायरेक्शंस में जा सकता है, इसलिए केवल नंबर काफी नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। यही रीजन है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को 2 डायमेंशंस में वेक्टर से डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम पॉइंट, चैप्टर के इक्वेशंस आगे 3 डायमेंशंस तक एक्सटेंड किए जा सकते हैं, इसलिए इसे सिर्फ प्रोजेक्टाइल चैप्टर मत समझना। ये वेक्टर लैंग्वेज का फाउंडेशन है। अगर वेक्टर एडिशन और कंपोनेंट स्ट्रांग है, तो आगे के कई फिजिक्स टॉपिक्स कम इंटिमिडेटिंग लगेंगे। अब चलो सबसे बेसिक डिस्टिंक्शन से शुरू करते हैं, स्केलर और वेक्टर। एक सेकंड पॉज करके सोचो। डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर और टाइम में डायरेक्शन की जरूरत होती है क्या? नहीं। इन क्वांटिटीज को प्रॉपर यूनिट के साथ सिंगल नंबर से कंप्लीटली स्पेसिफाई किया जा सकता है। ऐसी क्वांटिटी स्केलर है। स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होती। स्केलर्स को ऑर्डिनरी अलजेब्रा की रूल से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेक्टेंगल की साइड्स 1.0 मीटर और 0.5 मीटर हों, तो पेरीमीटर 1.0 प्लस 0.5 प्लस 1.0 प्लस 0.5 यानी 3.0 मीटर होगा। हर लेंथ स्केलर है और पेरीमीटर भी स्केलर है। इसी तरह टेम्परेचर का डिफरेंस 35.6 डिग्री सेल्सियस माइनस 24.2 डिग्री सेल्सियस यानी 11.4 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अब वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए नंबर और डायरेक्शन दोनों बताने पड़ते हैं। और वेक्टर एडिशन ऑर्डिनरी अलजेब्रा जैसा नहीं होता। वह ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करता है। यही जगह पर स्टूडेंट्स अक्सर स्केलर और वेक्टर को मिक्स कर देते हैं। एक सटल पॉइंट, वेक्टर का मैग्नीट्यूड खुद स्केलर होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन वेक्टर का कंपोनेंट भी स्केलर नंबर होता है, जबकि कंपोनेंट वेक्टर जैसे ax i कैप वेक्टर होता है। आंसर में यह डिस्टिंक्शन लिखोगे तो रीजनिंग क्लियर दिखेगी। वेक्टर की मैग्नीट्यूड को अब्सोल्यूट वैल्यू से भी डिनोट करते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल्स v। क्विक चेक। स्पीड स्केलर है या वेक्टर? वेलोसिटी, टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट। अपने मन में चारों आंसर्स दो। स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, टेम्परेचर स्केलर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन सिर्फ लिस्ट याद मत करो। स्पीड में केवल कितना फास्ट, वेलोसिटी में कितना फास्ट और किस डायरेक्शन में, यही कंसेप्चुअल डिफरेंस है। अब पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हम एक कन्वीनियंट पॉइंट O को ओरिजिन चुनते हैं। ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की पोजीशन तक खींचा गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अगर ऑब्जेक्ट P से P प्राइम तक जाता है, तो P से P प्राइम की ओर जाने वाला वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यह कॉमन कंफ्यूजन है। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ नहीं है,
इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट है। ऑब्जेक्ट P से Q तक कर्व्ड पाथ ले, कई टर्न्स ले या अलग रूट ले। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स वही है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही रहेगा। पाथ लेंथ रूट पर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट केवल एंड पॉइंट्स पर। इसलिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पाथ लेंथ से लेस देन या इक्वल होता है। इक्वल तभी जब मोशन में डायरेक्शन चेंज न हो और पाथ स्ट्रेट हो। अगर ऑब्जेक्ट घूमकर वापस उसी पॉइंट पर आ जाए, डिस्प्लेसमेंट नल वेक्टर होगा, चाहे उसने काफी डिस्टेंस ट्रेवल किया हो। एग्जाम में डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन बहुत कॉमनली टेस्टेड है। अब तुम आंसर दो। कोई साइक्लिस्ट सेंटर से एज तक जाता है, सरकमफ्रेंस पर चलता है और फिर सेंटर लौट आता है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए जीरो या नल वेक्टर। लेकिन पाथ लेंथ जीरो नहीं होगी। इसी लॉजिक से एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी में भी डिफरेंस समझ आता है। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। उनका लोकेशन सेम होना जरूरी नहीं, क्योंकि चैप्टर में वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करने पर वेक्टर अनचेंज माना जाता है। लेकिन सेम लेंथ और डिफरेंट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स इक्वल नहीं होते। ये लाइन प्रिसाइसली लिखना, इक्वालिटी रिक्वायर्स सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। अब वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें। पॉजिटिव नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाती है और डायरेक्शन सेम रहती है। जैसे a को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a सेम डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड डबल। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड फैक्टर से बदलती है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए इक्वल्स लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। नेगेटिव मल्टीप्लायर में एब्सोल्यूट वैल्यू मैग्नीट्यूड को स्केल करती है और माइनस साइन डायरेक्शन रिवर्स करता है। जीरो से मल्टीप्लाई करने पर नल वेक्टर मिलता है। एक यूजफुल फिजिकल एग्जांपल है, कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करने पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता है। अब ग्राफिकल एडिशन। हेड टू टेल मेथड में पहले वेक्टर ए ड्रॉ करो, फिर वेक्टर बी का टेल ए के हेड पर रखो। ए के टेल से बी के हेड तक रिजल्टेंट आर मिलेगा। क्योंकि वेक्टर्स हेड टू टेल अरेंज है, इसे हेड टू टेल मेथड या ट्रायंगल मेथड कहते हैं। डायग्राम में एरो डायरेक्शन सही रखना बहुत जरूरी है। अगर पहले b और फिर a ऐड करो, रिजल्टेंट वही आता है। इसलिए वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है। a प्लस बी इक्वल्स b प्लस a। तीन वेक्टर्स के लिए एसोसिएटिव लॉ भी है, a प्लस बी होल प्लस c इक्वल्स a प्लस होल b प्लस c। ध्यान रहे, ये एडिशन लॉज वेक्टर्स के लिए है, लेकिन प्रोसेस ऑर्डिनरी नंबर एडिशन ऐसा नहीं दिखता। एक क्विक प्रेडिक्शन। इक्वल और ऑपोजिट वेक्टर्स ए और माइनस ए को ऐड करने पर रिजल्ट क्या आएगा? नल वेक्टर। मैग्नीट्यूड जीरो है, इसलिए डायरेक्शन डिफाइन नहीं की जाती। नल वेक्टर की प्रॉपर्टीज हैं ए प्लस जीरो इक्वल्स ए, लैम्डा टाइम्स जीरो इक्वल जीरो और जीरो टाइम्स ए इक्वल जीरो। इन प्रॉपर्टीज को न्यूमेरिकल स्टेप्स में यूज कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन को अलग ऑपरेशन की तरह मत देखो। वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना मतलब उसका ऑपोजिट वेक्टर माइनस बी ऐड करना। इसलिए a माइनस बी इक्वल्स a प्लस माइनस बी। ग्राफिकली पहले b की डायरेक्शन रिवर्स करो, फिर उसे a के साथ ऐड करो। साइन और एरो डायरेक्शन दोनों चेक करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल है। पैरेललोग्राम मेथड में ए और बी के टेल्स कॉमन ओरिजिन पर रखो। फिर ए के हेड से बी के पैरेलल लाइन और बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। कंप्लीट पैरेललोग्राम की डायगोनल कॉमन ओरिजिन से रिजल्टेंट देती है। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम मेथड्स अलग नहीं, इक्विवेलेंट मेथड्स हैं। डायग्राम बना रहे हो तो रिजल्टेंट डायगोनल की डायरेक्शन जरूर दिखाना। रेन और विंड वाला एग्जाम्पल इसी आइडिया को रियल सिचुएशन में दिखाता है। रेन वर्टिकली नीचे आ रही है और विंड ईस्ट से वेस्ट चल रही है। रिजल्टेंट वेलोसिटी वर्टिकल नहीं रहेगी, उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर एडिशन से और डायरेक्शन टेंजेंट रिलेशन से निकलेगा। अम्ब्रेला को रिजल्टेंट रेन डायरेक्शन के ऑपोजिट होल्ड करना होगा। यहाँ एक सटल वर्डिंग चेक। अगर रेन का वर्टिकल स्पीड 35 मीटर पर सेकंड और विंड स्पीड 12 मीटर पर सेकंड हो, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 35 स्क्वायर्ड प्लस 12 स्क्वायर्ड यानी 37 मीटर पर सेकंड आता है।
डायरेक्शन के लिए टेंजेंट थीटा इक्वल्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वर्टिकल कंपोनेंट, इसलिए थीटा लगभग 19 डिग्रीज। नंबर से पहले डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करो। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। किसी वेक्टर ए को प्लेन में दो नॉन कॉलिनियर डायरेक्शंस के कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर डायरेक्शंस ए और बी हैं तो ए इक्वल्स लैम्डा ए प्लस म्यू बी। इसका मतलब है कि कंपोनेंट वेक्टर्स की सही कॉम्बिनेशन ओरिजिनल वेक्टर रिप्रोड्यूस करती है। कंपोनेंट सिर्फ कन्वीनियंट पीसेस हैं, कोई नया फिजिकल मोशन ऑटोमेटिकली नहीं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई डायरेक्शन सबसे कन्वीनियंट रहती हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और वह केवल डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है। एक्स, वाई और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स को आई कैप, जे कैप और के कैप से डिनोट करते हैं। इनका कोई डायमेंशन या फिजिकल यूनिट नहीं होता। प्लेन में वेक्टर ए को लिख सकते हैं ए इक्वल्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहाँ ए एक्स और ए आई नंबर्स हैं, जबकि ए एक्स आई कैप और ए आई जे कैप कॉम्पोनेंट वेक्टर्स हैं। अगर ए एक्स एक्सेस से थीटा एंगल बनाता है तो ए एक्स इक्वल्स ए कॉस थीटा और ए आई इक्वल्स ए साइन थीटा। एंगल एक्सेस कन्वेंशन को डायग्राम में क्लियरली मार्क करो। कंपोनेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। यह वेक्टर के एक्सिस के साथ ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। अगर कंपोनेंट्स दिए हों, मैग्नीट्यूड ए इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए वाई स्क्वायर्ड। डायरेक्शन के लिए tan थीटा इक्वल्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए सेक्स। लेकिन क्वाड्रेंट चेक करना मत भूलना, क्योंकि इनवर्स टेंजेंट अकेले कंप्लीट डायरेक्शन नहीं बताता। एनालिटिकल एडिशन ग्राफिकल मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट और अक्सर फास्टर है। मान लो ए इक्वल्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और बी इक्वल्स बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। रिजल्टेंट आर इक्वल्स ए प्लस बी होगा। कंपोनेंट्स कंबाइन करके आर एक्स इक्वल्स ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई इक्वल्स ए वाई प्लस बी आई। फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालो। एक मिनी चेक। अगर तीन वेक्टर्स ए, बी और सी हों और t इक्वल्स ए प्लस बी माइनस सी, तो हर कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेपरेटली कंबाइन होगा। टी एक्स इक्वल्स ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स। और यही y तथा z कंपोनेंट्स के लिए। ये कंपोनेंट वाइज थिंकिंग आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत टाइम बचाती है। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से और बी और उनके बीच एंगल थीटा दिया हो तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का लॉ ऑफ कोसाइंस है आर स्क्वेयर्ड इक्वल्स ए स्क्वेयर्ड प्लस बी स्क्वेयर्ड प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए लॉ ऑफ साइंस या टेंजेंट रिलेशन यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला याद करने से पहले पैरेललोग्राम का डायगोनल इमेजिन करो। अगर थीटा 0 डिग्रीज हो, वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड a प्लस बी होगा। अगर थीटा 180 डिग्रीज हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा। यह फॉर्मूला के सैनिटी चेक्स हैं। न्यूमेरिकल आंसर मिलने के बाद एक्सट्रीम केसेस से मेंटली वेरीफाई करना अच्छी हैबिट है। अब तक हम वेक्टर लैंग्वेज और ऑपरेशंस कवर कर चुके हैं। अब इसी लैंग्वेज से मोशन डिस्क्राइब करेंगे। पोजीशन वेक्टर आर इक्वल्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर पार्टिकल आर से आर प्राइम पोजीशन तक जाता है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इक्वल्स आर प्राइम माइनस आर, यानी डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल है। v एवरेज इक्वल्स डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। कॉम्पोनेंट्स में वी एक्स एवरेज इक्वल्स डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और वी वाई एवरेज इक्वल्स डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जैसी होती है, जबकि एक्चुअल पाथ कर्व्ड भी हो सकता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का लिमिटिंग वैल्यू है जब टाइम इंटरवल जीरो की ओर जाता है, इसलिए v इक्वल्स डी आर बाई डी टी। पोजिशन वर्सेस टाइम इंफॉर्मेशन हो तो x और y को सेपरेटली डिफरेंशिएट करके vx और vy मिलते हैं। वेलोसिटी का डायरेक्शन पाथ के उस पॉइंट पर टेंजेंट होता है और मोशन की डायरेक्शन में होता है। एक सेकंड सोचो, कर्व्ड पाथ पर स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, फिर भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी शामिल है। डायरेक्शन बदलते ही वेलोसिटी बदलती है। यही कारण है कि सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड होने के बावजूद एक्सेलरेशन मौजूद रहता है।
एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इक्वल्स डी वी बाई डी टी। कंपोनेंट्स में ए एक्स इक्वल्स डी वी एक्स बाई डी टी और आई इक्वल्स डी वी वाई बाई डी टी। वन डायमेंशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, लेकिन प्लेन मोशन में इनके बीच कोई भी एंगल हो सकता है। ये डिस्टिंक्शन याद रखो। वेलोसिटी पाथ के टैंजेंट के अलोंग होती है। एक्सेलरेशन हमेशा टैंजेंट के अलोंग हो ऐसा जरूरी नहीं। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदल सकती है, डायरेक्शन को बदल सकती है, या दोनों को। एग्जाम में स्टेटमेंट देखकर तुरंत वन डायमेंशनल इंट्यूशन अप्लाई मत करना। पोजीशन फंक्शन का एक यूजफुल एग्जांपल लेते हैं। अगर आर टाइम के साथ आई कैप, जे कैप और के कैप टर्म्स में दिया हो, तो वेलोसिटी पाने के लिए हर कोऑर्डिनेट टर्म को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। फिर एक्सेलरेशन पाने के लिए वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट करो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स के स्क्वायर सम का स्क्वायर रूट होगी। अगर v इक्वल्स 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड हो, तो स्पीड स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर्ड प्लस 4 स्क्वायर्ड यानी 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन के लिए tan थीटा इक्वल्स 4/3, इसलिए एंगल लगभग 53 डिग्रीज विद x एक्सिस। कंपोनेंट्स देखकर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना जरूर प्रैक्टिस करो। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ प्लेन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, तो वेलोसिटी एट टाइम t v इक्वल्स v नॉट प्लस a t। पोजिशन वेक्टर r इक्वल्स r नॉट प्लस v नॉट t प्लस 1/2 a t स्क्वायर्ड। ये वेक्टर इक्वेशंस एक्सेस चूज किए बिना वैलिड रहती हैं। इन इक्वेशंस का सबसे पावरफुल मीनिंग क्या है? मोशन इन अ प्लेन को परपेंडिकुलर x और y डायरेक्शंस में दो साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। x डायरेक्शन में अलग इक्वेशन और y डायरेक्शन में अलग इक्वेशन। दोनों मोशन सेम टाइम पर हो रहे हैं, लेकिन एनालिसिस इंडिपेंडेंट है। कंपोनेंट्स में Vx इक्वल्स वॉक्स प्लस AXT और Vy इक्वल्स y प्लस AYT। पोजिशन के लिए x इक्वल्स x नॉट प्लस वॉक्स t प्लस 1/2 AXT स्क्वायर्ड और y के लिए सिमिलर एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल में पहले एक्सिस, इनिशियल कंडीशंस और एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स लिखो, फिर इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो। डायरेक्टली फॉर्मूला जंप करने से साइन एरर्स होते हैं। एक कॉमन मिस्टेक, x कोऑर्डिनेट और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को सेम समझ लेना। x पोजीशन कोऑर्डिनेट है, vx उसका टाइम डेरिवेटिव है। इसी तरह ax वेलोसिटी कंपोनेंट का टाइम डेरिवेटिव है। यूनिट्स भी चेक करो, x मीटर, vx मीटर पर सेकेंड और ax मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। यूनिट्स कई गलत आंसर्स पकड़ लेती हैं। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एंटर कर रहे हैं। फ्लाइट में प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल कहलाता है। चैप्टर में एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट नेग्लिजिबल माना गया है। मोशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन डाउनवर्ड यानी I इक्वल्स -g। अगर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और प्रोजेक्शन एंगल थीटा नॉट है, तो हॉरिजॉन्टल इनिशियल कंपोनेंट वॉक्स इक्वल्स v नॉट कॉस थीटा नॉट और वर्टिकल कंपोनेंट y इक्वल्स v नॉट साइन थीटा नॉट। एक सेकंड पॉज करके सोचो, इनमें से कौन कांस्टेंट रहेगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन 0 है। वर्टिकल वेलोसिटी ग्रेविटी के कारण बदलती रहेगी। इनिशियल पोजीशन ओरिजिन माने तो प्रोजेक्टाइल की कोऑर्डिनेट्स हैं x इक्वल्स v नॉट कॉस थीटा नॉट टाइम्स t और y इक्वल्स v नॉट साइन थीटा नॉट टाइम्स t माइनस 1/2 gt स्क्वायर्ड। वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं vx इक्वल्स v नॉट कॉस थीटा नॉट और vy इक्वल्स v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस gt। यही तीन इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रैजेक्टरी पाने के लिए टाइम एलिमिनेट करते हैं। रिजल्ट इक्वेशन y इक्वल्स x tan थीटा नॉट माइनस जी एक्स स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाई 2v नॉट स्क्वेयर्ड कॉस स्क्वेयर्ड थीटा नॉट के फॉर्म में आती है। यह इक्वल्स ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर्ड जैसा फॉर्म है, इसलिए पाथ पैराबोला होता है। फॉर्मूला से पहले शेप आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट उस इंस्टेंट पर ऊपर जाना रोककर नीचे आना शुरू करता है।
इसलिए 0 इक्वल्स वी नॉट सिन थीटा नॉट माइनस जी टी एम। टाइम टू मैक्सिमम हाइट टी एम इक्वल्स वी नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई जी। यह कंडीशन डेरिवेशन में सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जब प्रोजेक्टाइल सेम लेवल पर वापस आता है, टी एफ इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई जी, इसलिए टी एफ इक्वल्स टू टी एम। ये सिमेट्री से भी समझ आता है जब लॉन्च और लैंडिंग लेवल सेम हो, लेकिन अलग हाइट से लॉन्च या लैंडिंग हो तो ब्लाइंडली ये फॉर्मूला यूज मत करना। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एच एम इक्वल्स वी नॉट स्क्वेयर्ड साइन स्क्वेयर्ड थीटा नॉट डिवाइडेड बाई टू जी। हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल्स वी नॉट स्क्वेयर्ड साइन टू थीटा नॉट डिवाइडेड बाई जी। गिवन प्रोजेक्शन स्पीड के लिए रेंज मैक्सिमम तब होता है जब साइन टू थीटा मैक्सिमम हो, यानी थीटा नॉट इक्वल्स 45 डिग्रीज। मैक्सिमम रेंज वी नॉट स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाई जी है। इंटरेस्टिंग रिजल्ट। 45 डिग्री से इक्वल अमाउंट ऊपर और नीचे के एंगल्स जैसे 45 प्लस अल्फा और 45 माइनस अल्फा इक्वल रेंजेस दे सकते हैं, क्योंकि उनके डबल एंगल्स के साइन इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी मैक्सिमम हाइट्स और टाइम ऑफ फ्लाइट जनरली सेम नहीं होंगे। रेंज इक्वल देखकर पूरा मोशन सेम मत समझ लेना। प्रोजेक्टाइल न्यूमेरिकल का रिलायबल मेथड सुनो। पहले ओरिजिन और पॉजिटिव एक्सेस चूज करो, फिर इनिशियल वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट्स लिखो। एक्सेलरेशन ए एक्स जीरो और आई माइनस जी रखो। रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से एक्स वाई वी वाई इक्वेशंस यूज करो। अंत में यूनिट्स और डायरेक्शन दोनों रिपोर्ट करो। अब एक एक्टिव रिकॉल। मैक्सिमम हाइट पर वी एक्स जीरो होता है या वी जीरो? सही आंसर वी जीरो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, इसलिए आइडियल प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मौजूद होती है। बहुत स्टूडेंट्स टोटल वेलोसिटी को जीरो लिख देते हैं, जो गलत है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी इसी फ्रेमवर्क का स्पेशल केस है। अगर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है तो वर्टिकल मोशन फ्री फॉल जैसा होगा और हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म रहेगा। चैप्टर के क्लिफ एग्जाम्पल में टाइम वर्टिकल इक्वेशन से मिलता है, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। फाइनल स्पीड निकालने के लिए वी एक्स और वी वाई दोनों कंपोनेंट्स कंबाइन करने पड़ते हैं। अभी तक हम फर्स्ट मेजर एप्लीकेशन प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर चुके हैं। अगर इस पार्ट पर कोई एग्जैक्ट डाउट अटकता है तो एडजी में उसे एआई ट्यूटर के सामने स्टेप बाय स्टेप रख सकते हो। ट्यूटर से सिर्फ आंसर लेने के बजाय पूछो कि कौन सा एक्सिस चूज करना है और कौन सी कंपोनेंट इक्वेशन लगेगी। यही एक्टिव रिकॉल तुम्हारी मिस्टेक पैटर्न भी दिखाएगा। अब फाइनल मेजर टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से चलता है, मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। यूनिफॉर्म शब्द स्पीड के लिए है, वेलोसिटी के लिए नहीं। वेलोसिटी हर पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग होती है और डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदलती है, इसलिए एक्सेलरेशन मौजूद रहती है। एक सेकंड सोचो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का सोर्स क्या है? वेलोसिटी की चेंजिंग डायरेक्शन। सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट पर होता है और चेंजिंग वेलोसिटी डेल्टा वी सेंटर की ओर पॉइंट करती है, इसलिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी सेंटर की ओर होती है। इसे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड AC इक्वल्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यहाँ v स्पीड और r सर्कल का रेडियस है। डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर। इसे सेंटर सीकिंग मीनिंग से याद रख सकते हो। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि v और r कांस्टेंट हैं, लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि उसकी डायरेक्शन लगातार बदलती है। यह सबसे कॉमन कंफ्यूजन है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेक्टर नहीं। वेक्टर कांस्टेंट होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट चाहिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन सेंटर की ओर बदलती रहती है, इसलिए स्टेटमेंट सही होगा कि सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेक्टर कांस्टेंट नहीं। एंगुलर स्पीड ओमेगा एंगुलर डिस्टेंस के टाइम रेट ऑफ चेंज को कहते हैं। ओमेगा इक्वल्स डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का रिलेशन v इक्वल्स ओमेगा r है।
इसलिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन AC इक्वल्स ओमेगा स्क्वेयर्ड आर। रेडियस बढ़े और ओमेगा सेम रहे तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बढ़ेगी। टाइम पीरियड टी एक रेवोल्यूशन का टाइम है और फ्रीक्वेंसी नू पर सेकेंड रेवोल्यूशंस की संख्या। रिलेशंस याद रखो, ओमेगा इक्वल्स 2 पाई न्यू, वी इक्वल्स 2 पाई न्यू आर और ए सी इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर्ड न्यू स्क्वायर्ड आर। फॉर्मूला सिलेक्शन में पहले चेक करो कि क्वेश्चन टी दे रहा है, फ्रीक्वेंसी दे रहा है या एंगुलर स्पीड। सर्कुलर मोशन में किनेमैटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। चैप्टर का पॉइंट्स टू पॉन्डर यही हाईलाइट करता है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने पर भी वेक्टर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं। कंडीशंस केयरफुली पढ़ना न्यूमेरिकल सॉल्विंग का कोर है। एक क्विक चेक, सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होती है? टेंजेंट के अलोंग। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहाँ? सेंटर की ओर। क्या दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में है? नहीं, वे परपेंडिकुलर होते हैं। यही परपेंडिकुलर रिलेशन समझाता है कि स्पीड कांस्टेंट रह सकती है जबकि वेलोसिटी डायरेक्शन बदलती रहती है। अब एग्जाम रिवीजन मोड। स्केलर में मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, पाथ पर नहीं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट वेक्टर ऐड करना है। कंपोनेंट्स में AS इक्वल्स A cos थीटा और AY इक्वल्स A sin थीटा। मोशन को x और y डायरेक्शंस में इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल के लिए 3 एंकर आइडियाज: हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0, वर्टिकल एक्सेलरेशन -g और ट्रेजेक्टरी पैराबोला। मैक्सिमम हाइट पर Vy0, सेम लेवल लैंडिंग के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट 2v0 sin थीटा नॉट बाय जी और रेंज v0 स्क्वेयर्ड sin 2 थीटा नॉट बाय जी। फॉर्मूला तभी लगाओ जब अजम्पशंस मैच हों। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एंकर आइडियाज: स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी टेंजेंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की ओर, AC इक्वल्स V स्क्वायर्ड बाय R, V इक्वल्स ओमेगा R और SE इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर्ड R। आंसर में डायरेक्शन लिखे बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आंसर इनकम्प्लीट माना जा सकता है। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जरूर मेंशन करो। फाइनल चैलेंज से पहले मिक्स्ड रिकॉल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन पाथ डिपेंड करता है? डिस्टेंस। एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी में कौन जनरली ग्रेटर और इक्वल होता है? एवरेज स्पीड। मैक्सिमम हाइट पर कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट 0 होता है? वर्टिकल। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की ओर। नोटबुक चैलेंज लिख लो। एक पेज पर 2 कॉलम्स बनाओ, वेक्टर लैंग्वेज और मोशन एप्लीकेशंस। वेक्टर लैंग्वेज में स्केलर, वेक्टर, कंपोनेंट्स, यूनिट वेक्टर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिखो। एप्लीकेशंस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन लिखो। हर हेडिंग के नीचे एक डेफिनेशन, एक इक्वेशन और एक कॉमन मिस्टेक ऐड करो। इससे रोट लिस्ट की जगह कॉन्सेप्ट मैप बनेगा। आज हमने मोशन आयन प्लेन के सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज रिवाइज किए: स्केलर्स और वेक्टर्स, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर ऑपरेशंस, कंपोनेंट्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल की पैराबोलिक पाथ, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कॉमन मिस्टेक याद रखो, कांस्टेंट स्पीड का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं और मैक्सिमम हाइट पर पूरी वेलोसिटी 0 नहीं होती, केवल वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। अब छोटा चैलेंज करो, बिना नोट्स देखे प्रोजेक्टाइल मोशन की 3 इक्वेशंस और सर्कुलर मोशन की 3 रिलेशंस लिखो। फिर एडजी पर अपने एग्जैक्ट डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करो। बहुत अच्छा किया, आराम से रिवाइज करते रहो और अगले स्टडी सेशन में मिलते हैं।